मित्रों नमस्कार। मैं हूं व्यास जी। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद 21 ए पर चर्चा करेंगे, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। जब हम लोग अनुच्छेद 21 पर चर्चा कर रहे थे, तो बात आई थी कि शुरुआती दौर में यानी ए.के. गोपालन का जब केस हुआ था, तो जिसको हम जीवन का अधिकार कहते हैं, वह अधिकार केवल फिजिकल रिस्ट्रेंट या अरेस्ट के मामले में ही लागू माना गया था और लॉ की भी परिभाषा थोड़ी सी संकीर्ण रूप में की गई थी। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद हमने देखा कि जीवन के अधिकार का फलक कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी विस्तृत कर दिया गया है और जो कुछ भी किया गया है मूलतः ये कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई है जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल मनुष्य होने के नाते जो हमारे नैसर्गिक अधिकार हैं, उन नैसर्गिक अधिकारों को एक तरीके से मान्यता प्रदान की गई थी और राज्य से अपेक्षा की गई थी कि वह हमारे उन अधिकारों के उपभोग में न केवल बाधाएं डालने की कोशिश से बचेगा, अपितु कुछ पॉजिटिव ढंग से भी चीज़ों को करेगा। अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो मूलतः वह स्टेट को रोकता है कि आप कानूनी प्रक्रिया के बिना जीवन के अधिकार को छीन नहीं सकते या व्यक्तिगत आज़ादी को छीन नहीं सकते। लेकिन व्याख्या होते हुए कुछ ऐसी चीज़ें आई कि राज्य को कुछ ऐसा कुछ करना है पॉजिटिव ढंग से, छीनने की बात तो अलग हो गई, लेकिन ऐसा कुछ करना है जो मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों में शामिल है। जैसे राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, बहुत सारे मामलों में इस तरह के फैसले आए। आपने देखा कि पोल्यूशन के बारे में हम किस तरह से जीते हैं, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए पर्यावरण का प्रदूषण खत्म किया जाना चाहिए और राइट टू प्राइवेसी, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। राइट टू हेल्थ, हेल्थ को भी एक केस में जिसको हम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के रूप में जानते हैं, 1995 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार भी मूलभूत अधिकार है। ये अलग बात है कि मूलभूत अधिकारों के चैप्टर में उसको अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में राज्य को नीचे से ऊपर तक, यानी अगर हम कहें हेल्थ सब सेंटर से लेकर के मेडिकल कॉलेजों तक, यहाँ तक कि स्पेशलाइज्ड अस्पतालों तक भी व्यवस्था करनी पड़ी है और ये बहुत पहले से व्यवस्था हो रही है, क्योंकि न केवल यह मानव अधिकारों से संबंधित है, जीवन के अधिकार से संबंधित है, ये लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर इसे फंडामेंटल राइट्स के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता तो धीरे धीरे राज्य, जैसा हम देख रहे हैं कि नई आर्थिक नीति आने के बाद से, या पूंजीवाद की खासियत होती है कि वह सरकारों से अपने को विड्रॉ करता है। जैसा मैंने कार्यक्रम में कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को बात करता है। वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ देना चाहता है, अपने पास को रेगुलेटरी चीज़ों को रखना चाहता है, लैंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों को रखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि यदि हम जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य को शामिल नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की व्याख्या न करता, तो शायद ये लोक कल्याणकारी जो राज्य है वो धीरे धीरे अपने को से विड्रॉ कर लेता। शिक्षा का अधिकार भी उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और अनुच्छेद 21 ए स्पष्ट रूप से ये कहता है कि राज्य को 14 साल तक के उम्र के बच्चों को, यानी एलिमेंट्री स्कूल तक जाने वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना है। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine। किंतु उसे वो राज्य के ऊपर छोड़ता है कि तुम कानून बना करके करोगे, किंतु ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और
इसकी जो पृष्ठभूमि है हम लोग उस पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। इसकी पृष्ठभूमि केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ही नहीं शुरू होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में भी शिक्षा को बुनियादी अधिकार या मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता दी है। हम जानते हैं कि अमर्त्य सेन ने कहा कि अगर एक राष्ट्र की उन्नति होनी है, समाज की उन्नति होनी है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए राज्य को व्यवस्था करनी है। क्योंकि अगर हम शिक्षित होंगे, अगर हम स्वस्थ होंगे, तो जो गरीबी का दुष्चक्र है वो दुष्चक्र टूटेगा। इसलिए उस दुष्चक्र को तोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्टिव फोर्सेज है, जो समाज की उत्पादक शक्तियां हैं, उन उत्पादक शक्तियों का विकास होगा और व्यक्ति और समाज दोनों का इसमें विकास निहित है। तो यह जो विचार है, यह विचार सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में तो आया ही है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि ये विचार हमारी मनीषा में कहाँ कहाँ है। जो भारतीय मनीषा है उसमें नीति शतकों का भी बहुत महत्व है। भर्तृहरि का एक नीति शतक है जिसमें बात कही गई कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। यानी ये कहा गया कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला को नहीं जानता, उससे हीन है, वो बिल्कुल पशु के तरह है। भले ही सिंह और पूंछ नहीं है, लेकिन वैसे ही जो मृगाश्चरंती वो अपने एनिमल एग्जिस्टेंस के रूप में जीवित रहता है। यानी शिक्षा का महत्व भर्तृहरि के नीति शतक में भी हम देख पाते हैं। और उपनिषद जो भारतीय मनीषा का एक तरीके से समुच्चय है, कठोपनिषद में बहुत एक महत्वपूर्ण संवाद है यम और नचिकेता के बीच में। आप में से जिन लोगों को उपनिषदों की थोड़ी जानकारी हो, जानते होंगे, जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि नचिकेता को माना जाता है कि एक महर्षि गौतम हुआ करते थे, उनका नचिकेता पुत्र था और वो काफ़ी जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति था। वह अपने पिता से तमाम तरह के सवाल पूछता रहता था। वो ज्ञान हासिल करना चाहता था। ज्ञान हासिल करने के लिए प्रश्न पूछा जाना आवश्यक होता है। प्लेटो को जो आप में से लोग जानते हैं, आपको पता है कि प्लेटो का जो डायलॉग करके जो किताब है, उसमें डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से प्रश्न और प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो ये परंपरा उपनिषदों से आ रही है भारतवर्ष में। तो उसमें नाराज हो गए उसके पिता गौतम, आजीज हो गए और उन्होंने कहा कि तुमको मैंने यम को दिया, यम यानी मृत्यु का देवता को दिया। अब नचिकेता उस यम की तलाश में चला और यम उसको मिल गए। ये कहानी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें विश्वास है कि यथार्थ है। तो यम मिल गए और यम से भी नचिकेता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो एक सवाल के उत्तर में उसने सवाल ये किया था कि ज्ञान कैसे हासिल किया जाएगा। तो यम ने कहा, जो कठोपनिषद में इसको दिया हुआ है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद श्लोक थोड़ा कठिन है, बट उसका भावार्थ यह है कि ज्ञान प्राप्त करना छुरे के धार पर चलने की तरह है, यानी आसान नहीं है। यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। हालांकि वह ज्ञान उन्होंने परमात्मा और आत्मा के संबंध में कही थी, लेकिन आधुनिक काल में हम उसको शिक्षा के रूप में देख सकते हैं कि ज्ञान हासिल करना हमारी मनीषा का अविभाज्य अनिवार्य अंग रहा है। जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें तमसोमा ज्योतिर्गमय की कल्पना की गई है। ये तमस क्या है, अंधकार क्या है? यह अंधकार अज्ञान का भी अंधकार होता है। यदि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, दिन दुनिया में क्या हो रहा हम नहीं जानते, क्या साहित्य है, क्या संगीत है, क्या कला है, तो आपने सुन ही लिया, लेकिन ज्ञान विज्ञान के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम बिल्कुल अंधेरे में भटक रहे हैं। तो उसके बारे में बृहदारण्य उपनिषद में कहा जा रहा है कि प्रकाश की ओर चलो, यानी वो ज्ञान का प्रकाश है। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में चलो, ये वहां पर कहा जा रहा है। अब हम आधुनिक काल में थोड़ा सा आते हैं। जब हम मानते हैं कि मनुष्य के बहुत सारे नैसर्गिक अधिकार हैं जो मैग्ना कार्टा से शुरू होते हैं आधुनिक काल में यूरोप में, और जो सिटीजन्स राइट है फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद और अमेरिकी क्रांति के बाद, जिसको
अमेरिकन इंडिपेंडेंस कहा जाता है, तो जो नैसर्गिक अधिकार हैं वह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र में यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने उसको अंगीकार किया और उसमें बहुत सारे अधिकारों की चर्चा की। उसका अनुच्छेद 26 बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 26 में ये कहा गया कि शिक्षा सभी के लिए, एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा का अधिकार है। एजुकेशन शैल बी फ्री एट लीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपल्सरी। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit। ये 1948 में कहा गया और तब हमारा संविधान बन रहा था और उस समय संविधान के मूलभूत अधिकारों के अध्याय में शिक्षा की चर्चा नहीं की गई, परंतु आप जानते हैं कि जिन चीज़ों को हम मूलभूत अधिकारों में समाहित करते हैं वह जस्टिसेबल है, उसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। इसलिए उस समय जो स्थिति थी, देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, वो तो आज़ाद ही हम हो रहे थे। देश के विकास का जो स्तर था उतना अच्छा नहीं था, जो उसकी आर्थिक क्षमता थी उतनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको हम बाद में उसकी भी चर्चा करेंगे बहुत विस्तृत रूप में, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। जो भी राज्य में नीति बनेगी, यानी जो भी प्रेम्बल के हिसाब से, जो भी संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से जिस तरह का समाज हमें गढ़ना है, उस समाज के लिए एक नीति चाहिए, पॉलिसी चाहिए, स्टेट पॉलिसी चाहिए। तो स्टेट पॉलिसी को संचालित करने के लिए, उसको दिशा निर्देश देने के लिए नीतियाँ चाहिए। तो उन नीतियों वाले चैप्टर में हम अनुच्छेद 41 की बात करेंगे कि वहाँ पर ये हुआ कि जो राज्य की आर्थिक स्थिति होगी, जो आर्थिक क्षमता होगी और जो विकास का स्तर होगा, उसके अनुसार 3 तरह के अधिकार नागरिकों को, राज्य को देना होगा। पहला है राइट टू वर्क, यानी सबको काम का अधिकार होना चाहिए। बिना काम के, बिना लाइवलीहुड के मानवाधिकारों की बात तो करना बेकार है। बिना भोजन के, हम लोग कहते भी हैं कि बिना भोजन के गोपाल का भजन नहीं हो सकता। तो बिना भोजन के तो मनुष्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा, और भोजन कहाँ से मिलेगा? लाइवलीहुड से, काम से। इसलिए राइट टू वर्क की बात की गई, राइट टू एजुकेशन की उसमें बात की गई, और ये भी कहा गया कि जो कई ऐसे वल्नरेबल श्रेणी के लोग हैं, जैसे पुराने, जैसे बूढ़े लोग हैं या अन्य लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके लिए विशेष सहायता की व्यवस्था की जाएगी। और उसके अनुच्छेद 45 में तो साफ कहा गया कि संविधान के आने के 10 वर्षों के अंदर एलिमेंट्री स्तर की, यानी जिसको हम दर्जा 8 कहते हैं, मिडिल कहा जाता है, हम अपने देश में कहते हैं, तो एलिमेंट्री स्तर की शिक्षा जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको हर हाल में दी जाए। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो हमने जो उपनिषदों से देखा, जो हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से हम देख रहे हैं, या जो दुनिया में मानवाधिकारों की चर्चा हुई, उनके पृष्ठभूमि में यह राइट टू एजुकेशन को आना ही था। अब वो कब आता, क्योंकि अब हमारी आर्थिक क्षमता राज्य की कब बढ़ती और विकास का स्तर कब क्या होता, निश्चित तौर से यह तो जो राज्य चलाते हैं उनको सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम डे 1 से कोई कहे कि नहीं, जब आज़ादी मिली उसके 1 साल के अंदर सब कुछ क्यों नहीं हो गया, क्योंकि उसके लिए आर्थिक चीज़ें चाहिए। रोम एक दिन में तो बना नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग इस देश में हैं जो कहते हैं कि ये फलानी चीज़ जो आज हो रही है वो आज से 25 साल पहले क्यों नहीं हुई, 30 साल पहले क्यों नहीं हुई। नहीं हो सकती थी। हर एक चीज़ शुरुआती दौर में ही नहीं होती, और आज से जो 50 साल बाद चीज़ें होंगी वो आज नहीं हो सकती। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो अब हम इस बात को समझें कि संविधान में जब ये कहा गया था, तो आप जानते हैं कि शिक्षा के बारे में भी काफ़ी व्यवस्थाएं की जाती रहीं। प्राइमरी स्कूल से लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती रहीं, किंतु महत्वपूर्ण यह रहा कि जब अनुच्छेद 21 के बारे में, जीवन के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट लगातार फलक का विस्तार कर रहा था, तो 2 बड़े महत्वपूर्ण केस हुए जो हमारे इस आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A को मूलभूत अधिकार के रूप में लाने में
इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहला केस लॉ क्या है? पहला केस लॉ है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसका फैसला 1992 में हुआ। इस केस में क्या हुआ कि मोहिनी जैन मेडिकल पढ़ना चाहती थी, उनके पास योग्यता भी थी। कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कैपिटेशन फीस 4.5 लाख रुपया साल में था। उन दिनों 4.5 लाख रुपए का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता है। तो उनको लगा कि मैं तो इतना वहन नहीं कर सकती, मेरी क्षमता, मेरे परिवार की क्षमता नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा कि यह मूलभूत अधिकार है, शिक्षा मूलभूत अधिकार है और इसलिए कैपिटेशन फी लगाने की वजह से ये शिक्षा से इनको जो वंचित किया जा रहा है, कैपिटेशन फी लगाया जाना गलत है और हर स्तर की शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है, दायित्व है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि हर स्तर का मतलब हुआ कि शुरू से लेकर के आखिर तक जब तक हम पढ़ना चाहें वो शिक्षा देने का अधिकार राज्य के पास है। लेकिन आप जानते हैं कि हमने नीति निर्देशक तत्वों में बात समझा कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी आर्थिक क्षमता देश की क्या है, राज्य की क्या है, विकास का स्तर क्या है। और आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी देखा कि उसमें भी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के लेवल की बात कही गई है। तो उन्नी कृष्णन का एक केस आया, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। ये केस इसका फैसला 1993 में हुआ और इसमें मोहिनी जैन के द्वारा के केस में जो ये बताया नहीं गया था कि किस एज के लिए या किस स्तर के लिए शिक्षा फंडामेंटल राइट्स होगा, उसको स्पष्ट कर दिया गया और एक तरह से मोहिनी जैन के फैसले में आंशिक सुधार हो गया। ये क्या फैसला है? ये फैसला है कि चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने कह रखा है कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाना अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य मुफ्त शिक्षा दिया जाना राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए राज्य एक कानून बनाए और उस कानून के माध्यम से सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रह जाए, शुरुआत स्कूली शिक्षा से की जाए। इसलिए 6 से 14 साल तक के बच्चों की चर्चा उन्नी कृष्णन के केस में हुई और इस उन्नी कृष्णन के केस के बाद संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 86th अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 21A लाया गया और इसमें प्रावधान जो किया गया, जो मैंने आपको बताया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राज्य कानून बनाए और उस कानून के अनुसार काम करे। और फिर 2009 में राइट टू एजुकेशन का जो हमारा एक्ट बना, उसका नाम है राइट टू चिल्ड्रन टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये अधिनियम बना और इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान किए गए। इसमें राज्य को, गार्जियंस को, स्कूलों को, कम्युनिटी को, सभी को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे गए। चूँकि सारे बच्चों को जो स्कूल के बाहर हैं उनको ले आना स्कूलों में ये छोटा मोटा काम नहीं है। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, मैं जानता हूँ कि जिसको हम यूनिवर्सल इनरोलमेंट कहते हैं, यूनिवर्सल रिटेंशन कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस कहते हैं, इसको लाने में सभी स्टेक होल्डर्स के मदद की आवश्यकता है। अगर बच्चा विद्यालय में आता है और बिना पढ़ाई पूरी किए घर बैठ जाता है तो निश्चित तौर से गार्जियंस और कम्युनिटी की भी भूमिका उसमें आती है। सरकार पकड़ पकड़ कर बच्चों को स्कूलों में नहीं रख सकती, उस स्कूलों की दशा को सुधार सकती है, स्कूल खोल सकती है, सप्लाई साइड इंटरवेंशन कर सकती है और समाज में डिमांड तो बढ़नी चाहिए, उसको बढ़ाने का काम कर सकती है। लेकिन जैसा कि कहावत है कि आप घोड़े को तालाब के पास ला सकते हैं लेकिन आप घोड़े को पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसलिए इसमें सभी लोगों की भूमिका दी गई और इस प्रकार से जिसको हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में परिभाषित करते हैं अनुच्छेद 21A के तहत, वह उसके आलोक में, हालांकि ऐसा नहीं कि इस फंडामेंटल राइट जब घोषित नहीं था तो उसके पहले से राज्य काम नहीं कर रहे थे। जैसा हमने बताया, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज, बहुत कुछ खोला जा रहा था और जिनकी क्षमता थी वो पढ़ रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं बनाया गया कि, अनिवार्य नहीं बनाया गया कि पढ़ना ही होगा। और निश्चित तौर से उसको जो मुफ्त कहा जाता है, जिसको फ्री कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा में खर्चा होता है, व्यय होता है, गरीब आदमी अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेज पाता है। इसलिए किताब, कॉपी,
ड्रेस, जूते, इन सब चीज़ों का प्रयोग का प्रबंध इसके माध्यम से किया गया। जो निजी विद्यालय भी खुले, उनमें जिनमें सरकार ने ज़मीनें दी, कहा कि 25% जो उसमें एडमिशन होगा, आप बच्चों का करेंगे। तो मित्रों, ये जो जीवन का अधिकार है, उसी अधिकार के समाहन के अंतर्गत मैं कहना चाहूँगा कि अब ये पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आ जाने के कारण आज की तारीख में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूँगा और आपके साथ, जब केवल एलिमेंट्री नहीं, हमारे देश की स्थिति ऐसी सुधरेगी कि स्टेट सेक्टर में राज्य व्यवस्थाएं करेगा, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। जिस स्तर का भी एजुकेशन हमारे बच्चों को दिया जाना जरूरी है, आज न कल राज्य उसका अवश्य प्रबंध करेगा, क्योंकि यह जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, भोजन जरूरी है, हवा और पानी जरूरी है, और तभी हम उसको जीवन के अधिकार के रूप में कह सकते हैं। वरना फिर जैसा कि कहा जाता है कि फिर हम तो एनिमल एग्जिस्टेंस के रूप में रह जाएंगे, हम मनुष्य के रूप में नहीं रह जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा ये वीडियो पसंद किया होगा। आप कृपया इसे शेयर कर सकते हैं, और आप इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। मैं कोशिश करता हूं जन उपयोगी विषयों पर अपनी बात करूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।